जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी स्क्रीन और आवाज़ क्लियर है आपको? जी सर। ठीक है, आपने अपना माइक ऑन ही रहने देना है। मैं पूछता रहूँ तो अपने साथ जवाब देते जाना। अच्छा जी, हमने ना इम्पेयरमेंट का स्टैंडर्ड शुरू किया था। इम्पेयरमेंट यानी IS 36। असल में जो हमें स्टैंडर्ड ने फार्मूला बताया था ना, किसी भी एसिड की बुक वैल्यू निकालने का फार्मूला, हम उस फार्मूले को कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। हमारा एक एसिड है जिसकी बुक वैल्यू निकलती है, स्टैंडर्ड ने हमें फार्मूला बताया कि अगर आप उसकी कॉस्ट में से ना माइनस कर दो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो कमी है जो आम नॉर्मल उसको इस्तेमाल करने की वजह से जो कमी आती है ना एसिड के अंदर, यानी वेयर एंड टीयर की वजह से जो कमी आती है ना उसके अंदर, रोजमर्रा इस्तेमाल की वजह से, प्लस कोई हादसा हो गया, एक्सीडेंटल वजह आ गई है, कोई ऐसा इंडिकेशन हुई है जिसकी वजह से और कमी आ गई है एसिड की जिंदगी के अंदर, उसको कहते हैं हम इम्पेयरमेंट लॉस। ये इंपॉर्टेंट लॉस नहीं है, इम्पेयरमेंट लॉस है। तो हमारे स्टैंडर्ड ने हमें बताया कि एसिड की बुक वैल्यू निकालने के लिए ना फाइनल फार्मूला ये है कि आप एसिड की कॉस्ट में से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो और कोई भी इम्पेयरमेंट लॉस माइनस कर दो, इफ एनी, अगर कोई इम्पेयरमेंट लॉस है तो हम इम्पेयरमेंट लॉस को हमने पढ़ा था कि इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है जी। इम्पेयरमेंट लॉस लगा चेक करने के लिए हम लगाते हैं इम्पेयरमेंट टेस्ट। तो टेस्ट जरूरी नहीं है कि जब कोई अपना टेस्ट करवाने जाता है तो उसका टेस्ट हमेशा पॉजिटिव ही आता है। किसी को अगर टाइफाइड हुआ है, वो उसने टेस्ट करवाया तो टाइफाइड पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। इसी तरह इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाने का हरगिज मतलब ये नहीं होता कि एसिड इम्पेयर हुआ पड़ा है। हम जाके चेक करते हैं एसिड की बुक वैल्यू को। ठीक है, हम डॉक्टर बन के जाते हैं, एसिड की बुक वैल्यू चेक करते हैं। किस दिन की बुक वैल्यू चेक करते हैं? हम कहते हैं किस दिन की, हम किसी पेशेंट की रिपोर्ट चेक करेंगे उस दिन जिस दिन वो कह रहा होगा कि सर मुझे आज बीमारी फील हो रही है। ये तो नहीं कि वो घर में बिल्कुल ठीक बैठा और हम जाके उसकी रिपोर्ट करवाने लग जाएंगे। तो इसी तरीके से एसिड को हम, एसिड की बुक वैल्यू कौन सी डेट की लेंगे? डेट ऑफ इम्पेयरमेंट की, जिस दिन हमें लग रहा है कि वो इम्पेयर हुआ है। डेट ऑफ इम्पेयरमेंट की हमने कहा था बुक वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे रिकवरेबल अमाउंट से। तो रिकवरेबल अमाउंट भी उसी दिन की लेनी चाहिए। रिकवरेबल अमाउंट का मतलब होता है कि इस एसिड से कितना रिकवर हो सकता है, मैक्सिमम हम कितना रिकवर कर सकते हैं मैक्सिमम। तो ये भी डेट ऑफ इम्पेयरमेंट की लेंगे, वरना तो लाइक और लाइक का कंपैरिजन होगा ही नहीं। अच्छा, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि रिकवरेबल अमाउंट जो होती है ना वो हायर ऑफ होती है। मतलब हायर, एक अक्लमंद बंदा तो यही कहेगा ना इससे मैक्सिमम कितना रिकवर कर सकते हैं, इसलिए हम इसको हायर ऑफ लेते हैं। किस चीज से? वैल्यू इन यूज। एक एसिड से हम दो तरह से फायदे ले सकते हैं, कि हम उसको इस्तेमाल कर लें या उसको बेच दें। तो दूसरा था फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो वैल्यू इन यूज में हमने पढ़ा था कि वैल्यू इन यूज होती है हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट फ्यूचर कैश फ्लोज। नेट का क्या मतलब होता है? सर इनफ्लोज में से आउटफ्लोज को हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नेट में जो चीज बचती है उसको कहते हैं हम नेट फ्यूचर कैश फ्लोज। इसकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी हमने पता है कि फेयर वैल्यू हमारी एक्टिव मार्केट को कहते हैं, या किसी बंदे ने अगर हमें हमारे साथ कमिटमेंट कर दी है कि मैं आपसे ये एसेट कितने का खरीद लूंगा, तो हम कहेंगे ये उसकी फेयर वैल्यू है। और कॉस्ट टू सेल उसको कोई बेचने का खर्चा, सिंपल। तो हमने बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करना होता था। अगर तो रिकवरेबल अमाउंट कम है और उसकी कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू ज्यादा है, मतलब कि वो किताबों में ज्यादा का नजर आ रहा है और उससे रिकवर हो सकता है कम, तो हम कहेंगे कि इंपेयरमेंट लॉस है पड़ा। हम एंट्री कर देंगे इंपेयरमेंट लॉस। इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री भूल जाओ तो ऐसे ही याद रखना जैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होता था, तो ऐसे इंपेयरमेंट लॉस एक्सपेंस डेबिट। लॉस के साथ एक्सपेंस ना भी दिखो तो लॉस खुद ब खुद एक्सपेंस ही होता है। इंपेयरमेंट लॉस एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट, हम ये एंट्री कर देते थे। ये ये हमने सीख लिया था। लेकिन कोई भी इंपेयरमेंट गेन नहीं होता, यानी अगर रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है और किताबों में वो नजर आ रहा है 80 रुपए का और हम इससे 200 रुपए रिकवर कर सकते हैं, तो ठीक है हम रिकवर करेंगे, हम इसको इस्तेमाल करते रहेंगे। हमने इसके ऊपर कोई फ्यूचर में गेन नहीं बुक कर लेना। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है फ्यूचर के गेन को बुक ना करो, लेकिन फ्यूचर के लॉसेस को जिसको आप फोर सी कर सकते हो, यानी आने वाले वक्तों में आप देख सकते हो, आप उसको भी बुक कर लो। तो यहाँ पे नो इम्पेयरमेंट लॉस, कोई इम्पेयरमेंट गेन नाम की कोई भी चीज नहीं होगी। या तो इम्पेयरमेंट लॉस होगा या तो नहीं होगा। फिर जी हमने वैल्यू इन यूज की डिटेल कैलकुलेशन पढ़ी थी कि हमने कैश फ्लो के अंदर कौन कौन सी चीजें लेनी है, कौन कौन सी चीजें नहीं लेनी। एक छोटी सी बात है बस वो मैं बता दूं आपको।
फिर उसके बाद हम अपने बेसिक सवाल की तरफ आते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अच्छा, वो सवाल में ऐसे हो सकता है कि वो कहिए देखिए आपके पास ये कैश फ्लोज हम निकाल रहे हैं। कैश फ्लोज में मैंने आपको बताया था कि किसी भी किस्म की दो तरह के कैश फ्लोज होंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि हमें आउटफ्लो क्या क्या होने हैं हमारे, और आउटफ्लो में हम कौन कौन सी चीजें लेंगे। मिसाल के तौर पर ईयर 1 में आउटफ्लो होना है, ईयर 2 में आउटफ्लो होना है, ईयर 3 में होना है। आइडियल टाइम जो है ना वो 5 साल है कि आप किसी एसिड को फोरकास्ट कर सको। मतलब कि उसके 5 सालों के कैश फ्लोज को फोरकास्ट करो। बस ये एक आइडियल टाइम पीरियड है। ये नहीं कि आप 50 साल के कैश फ्लोज को फोरकास्ट कर रहे हो बैठ के। ठीक है। जी सर। अच्छा। अच्छा, आउटफ्लोज में मैंने बताया था कि मेंटेनेंस कॉस्ट को हमने ले लेना, कि भाई गाड़ी को इसी हालत में अगर हम चलाएं ना तो क्या क्या खर्चे आएंगे, तो मेंटेनेंस कॉस्ट ले लेनी है हमने। अगर कोई हमने अपग्रेड कॉस्ट है तो उसको हमने नहीं लेना। अपग्रेड कॉस्ट का खर्चा मैंने बताया था, इसको वो वाला टेस्ट लगा के देखना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इसकी ट्रीटमेंट आपको पता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर की क्या ट्रीटमेंट होती है, वो जिस साल में होगी उस साल में देखी जाएगी। ठीक है। जी सर। ये हमने लेना था, ये हमने नहीं लेना था। हमने कोई ऑपरेशनल कॉस्ट ले लेनी थी। जो टैक्स की पेमेंट थी वो हमने नहीं लेनी थी। ये एक रिवीजन है सिर्फ। इंटरेस्ट की पेमेंट हमने नहीं लेनी थी। इंटरेस्ट किस चीज का, इंटरेस्ट ऑफ लोन। कोई हम लोन पे अगर हमने ली हुई है गाड़ी, तो लोन अगर हम पे कर रहे हैं तो ऐसा फील होता है कि जैसे अगर हमने इंटरेस्ट ना दिया तो हमारी गाड़ी नहीं चलेगी। तो मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि ये जो हमारे पास इंटरेस्ट है ना, ये समझ लो आपने लीज पे जो गाड़ी ली हुई है, इसका जो आप लोन, लीज और लोन का एक ही मतलब है आपके लिए। ठीक है, लीज आपने पढ़ना, आप आगे जाके आपको समझ आ जाएगा। बाजाहिर ऐसा फील होता है कि जैसे अगर आपने ये लीज या लोन का इंटरेस्ट ना पे किया ना तो वो गाड़ी ले जाएंगे, वो कहेंगे भाई आप सूद तो दे नहीं रहे और गाड़ी भी आपने लीज के ऊपर ली हुई है यानी रेंट के ऊपर ली हुई है। तो सर ये तो एक डायरेक्ट खर्चा बनता है कि गाड़ी अगर इसी हालत के अंदर चलानी है तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। लेकिन हमारी जो गाड़ी लेने की अरेंजमेंट ऐसी होती है कि वो हमारे ऊपर केस तो कर सकते हैं, लेकिन हमसे ये गाड़ी छीन के नहीं लेके जा सकते। लीज की अरेंजमेंट जब आगे जाके पढ़ोगे ना आप IFRS 16 कंसोलिडेशन के बाद इंशाल्लाह, तो फिर आपको पता लग जाएगा। तो इंटरेस्ट हमने नहीं लेना, चाहे इंटरेस्ट लोन का हो चाहे लीज का हो। और हमने प्रिंसिपल भी नहीं लेना। प्रिंसिपल अमाउंट अगर हम पे कर रहे हो, बेशक वो लोन की पे कर रहे हो या लीज की पे कर रहे हो, लोन पे हमने गाड़ी निकलवाई है या लीज पे गाड़ी निकलवाई हुई है, हमने अक्रूड एक्सपेंसेस भी नहीं लेने। लेकिन अक्रूड के लिए मैंने जो बताया था, जिस साल का एक्सपेंस हो उस साल के अंदर उसको लेके जाना है भाई को। ठीक है। अक्रूड इनकम्स भी नहीं लेनी। अब यहाँ पे ये ना करना कि अक्रूड इनकम्स पूरी की पूरी सारी ना लेना। इसके लिए सेट ऑफ रूल्स मैंने पहले बता दिए थे, कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी। पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल से बात की थी मैंने, अगर आपने वो लेक्चर सुना हो। उसमें कोई मसला तो नहीं है? मसला है तो रिपीट कर देता हूँ, जल्दी से बता दूँ। नहीं सर, पता। चलो ठीक हो गया। अच्छा, बस एक जो छोटी सी बात थी ना वो ये थी, वो छोटी सी बात ये थी कि इसको, इससे ना मुझे कुछ रेवेन्यू आएगा, वो रेवेन्यू में लिख दूंगा। अपग्रेड करने से जो प्रॉफिट मिलेगा ना वो मैं नहीं लूंगा, अपग्रेड का प्रॉफिट। ना अपग्रेड की कॉस्ट ली हमने आउटफ्लो के तौर पे, ना अपग्रेड का प्रॉफिट लिया। अब दो चीजें हैं जो मैंने आपको बतानी है, वो वैसे भी आपको पता होगा। मैंने कहा कि यहाँ खड़े होकर मैं इम्पेयरमेंट टेस्ट लगा रहा हूँ ईयर 1 के एंड पे। अब ये गाड़ी चलेगी, ईयर 2 भी चलेगी और ईयर 3 भी चलेगी। एक मिसाल है, ईयर 2 चलेगी तो 20 रुपए कमा के देगी और 2 रुपए खर्चा होगा, यानी 18 रुपए कमा के देगी। ईयर 3 के एंड पे जब चलेगी तो 18 रुपए कमा के देगी और 2 रुपए का फिर खर्चा होगा, 16 रुपए कमा के देगी। प्लस प्लस हम इस गाड़ी को ना, जब ये ईयर 3 आ जाएगा इसको बेच भी देंगे। तो जब हम इसको बेचेंगे तो डिस्पोजल कॉस्ट आएगी ना कोई, मतलब कि हमें ये 16 रुपये किराए के तौर पे मिलेगा, ये 18 रुपये किराए के तौर पे मिलेगा, प्लस आखिरी साल होगा ना जब इसकी जिंदगी का, तो हम ये बस 10 रुपए की बेच देंगे। और इस 10 की बेचने के लिए हमें समझ लो 1 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा, तो नेट में हमें 9 रुपये और मिलेंगे। ये तो वो खर्चा है जो
किरायों से आएगा, और ये वो खर्चा कि हम तीसरे साल के एंड पे अब हमने बस का सारा इस्तेमाल कर लिया चला चला के, लेकिन अब उस बस से कोई फायदा आना नहीं, लिहाजा बस को हमने 10 रुपए का बेच दिया। तो बस ये एक चीज याद रख लेना कि डिस्पोजल जो कॉस्ट है ना वो भी यहाँ आती है, ठीक है। और वो डिस्पोजल कॉस्ट हमेशा जब उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी ना उसके साल के एंड पे आएगी। डिस्पोजल कॉस्ट एक रेलिवेंट आउटफ्लो होगा और डिस्पोजल से आने वाली इनकम भी हमारी इनकम होगी। तो आई थिंक जो मैंने ये पैटर्न बना दिया ना, ये ब्रीफ पैटर्न है। अनलेस स्पेशल केस, और रेफर करते हैं हम इसके लिए लेक्चर नंबर 1, ठीक है, और ये सेम इसके लिए। तो ये आपके पास एक ब्रीफ नोट बन गया कि भाई आपके पास वैल्यू इन यूज के अंदर ना इससे बड़ी कोई बला नहीं आ सकती। अब समझ आ गया? जी सर। ठीक है। अब आपके पास नेट, यहाँ पे नेट कैश फ्लोज आ जाएंगे, इन दोनों को माइनस, आउटफ्लोज में से इनफ्लोज माइनस करोगे तो आपके पास ये नेट कैश फ्लोज पहले साल के एंड पे, दूसरे साल के एंड पे, तीसरे साल के एंड पे, चौथे साल के एंड पे, और ये 5वें साल के एंड पे। फिर आप क्या करोगे, अगर तो उसने डिस्काउंट रेट दिया हुआ है आपके पास, तो बस सिंपल इसको 1 साल पीछे बुलाना, इसको 2, इसको 3, इसको इसको 4, इसको 4 और इसको 5। और अगर ये सारे कैश फ्लोज बराबर आए हैं 10 10 10 10 और ये आया 12, तो इनके ऊपर एनविटी का फार्मूला लगा लेना और इसको सिंपल डिस्काउंट कर लेना। ठीक है। ये बातें तो याद है ना, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर उसने डिस्काउंट रेट दिया तो मैंने आपको ट्रीटमेंट बता दी। अब ऐसा हो सकता है कि वो डिस्काउंट फैक्टर दे दे, तो ये चीज भी तो आपको आती है ना। मतलब कि ना वो जो है ना ये वाला हिस्सा 1+i⁻⁻n ये सॉल्व करके दे दे, तो आपने क्या करना है, इस नेट कैश फ्लो को हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू बराबर होती है फ्यूचर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, ऐसी है ना जी सर। मैम, ऐसे ही है ना जी सर, आवाज नहीं। जी। तो ये वाला डिस्काउंट फैक्टर वो हमें निकाल के दे दे, तो हमें बता देगा पहले साल का डिस्काउंट फैक्टर, अगर यहाँ -1 पुट करें, -2 पुट करें, -3 पुट करें, तो पहले साल का डिस्काउंट फैक्टर आपके पास जी 0.1, दूसरे साल का 0.2, तीसरे साल का 0.3। तो हम क्या करते थे, फ्यूचर वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करवा देते थे। अब हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे कि हर साल का जो डिस्काउंट फैक्टर है उसको उससे मल्टीप्लाई करा दो। यहाँ पे पहले साल का जो डिस्काउंट फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई करा दो दूसरे साल के डिस्काउंट फैक्टर से, तीसरे साल के डिस्काउंट फैक्टर से, चौथे साल के डिस्काउंट फैक्टर से, 5वें साल के डिस्काउंट फैक्टर से। अब यहाँ पे पहले साल की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, दूसरे साल की आ जाएगी, तीसरे साल की आ जाएगी, चौथे साल की आ जाएगी, 5वें साल की आ जाएगी। इन सबको जमा कर लेना, तो आपके पास जो है ना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लोज आ जाएगी। कहानी समझ आ गई? जी सर। आगे कहानी समझ के नहीं आई? आ गई है सर। बस इनको डिस्काउंट नेट कैश फ्लोज को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा देना। तो ये डिफरेंट तरीके हैं जो सवाल में दे सकता है, बस इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये मैंने बहुत मैक्सिमम बातें बता दी हैं, इतनी बातें कोई भी नहीं, डिटेल में कोई भी नहीं गया, मैंने काफी लेक्चर्स आपके स्क्रॉल डाउन करके देखे। अच्छा, हम आते हैं अब लास्ट 2 कॉन्सेप्ट्स की तरफ, सॉरी 3 कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे छोटे। वो कह रहे हैं अगर कोई एसिड रीवैल्यू हो तो उसकी इम्पेयरमेंट कैसे होगी। बस हमने एक एक सवाल करना है हर कॉन्सेप्ट का बस, और हमारा ये तकरीबन हो जाएगा। कितने कॉन्सेप्ट है? जी, कितने कॉन्सेप्ट है? 3 कॉन्सेप्ट हैं, हर कॉन्सेप्ट का एक एक सवाल करना है। ठीक है। तो हमारे पास जो कॉस्ट है ना एसिड की, पीछे से टेक शेक लगा लो अच्छे तरीके से, मैंने आपको कहा जरा क्लास लंबी जाने वाली है। बहुत आसान बातें हैं, बस समझना है आपने। डेट ठीक ऑफ है। परचेज है हमारे पास, ये अगर आप डेली की डेली क्लासेस लेते और मिस ना करते ना तो हमें इतनी लंबी लंबी क्लासेस ना करनी पड़ती। वैसे भी आपका सिलेबस इतना ज्यादा है, हमें इतनी लंबी क्लासेस करनी पड़ेंगी। रीवैल्यूड अमाउंट हमारे पास दी हुई है 800।
और रीवैल्यूएशन की डेट है जो वो है यकम जनवरी 2015। और जो हमारी रिकवरेबल अमाउंट दी हुई है होपफुली अगर आपसे कभी टेस्ट हुआ ना ये इम्पेयरमेंट, तो वो जैसे ऊपर इतना डिटेल में हमने सीखा है ना, वो वैसे नहीं होगा। वो आपको खुद ब खुद रिकवरेबल अमाउंट निकाल के दे देगा, कैरिंग अमाउंट निकाल लेना और आपस में दोनों को कंपेयर कर लेना। इसी तरीके से वो आपसे टेस्ट करेगा इम्पेयरमेंट। ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आया अगर फुल फ्लैश क्वेश्चन, जो कि बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो फिर भी मैंने लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी आपको करवा दिया। रिकवरेबल अमाउंट हमारे पास दी है 31 दिसंबर 2015 की। ठीक है, हमारे पास 31 दिसंबर 2016 की भी दी हुई है, सॉरी 31 दिसंबर 2015 की दी हुई है, और वो है 450। ये है केस नंबर 1। हमने 3 केस देखने हैं। अगर ये रिकवरेबल अमाउंट 450 हो, केस नंबर 2 अगर ये रिकवरेबल अमाउंट 50 हो, अगर ये रिकवरेबल अमाउंट 550 हो। यूजफुल लाइफ है 8 साल। तो हम अपने सवाल को अब बकायदा शुरू करते हैं। स्क्रीन क्लियर है आपको बिल्कुल? जी सर। क्योंकि मैंने उसको ना थोड़ा सा छोटा किया ताकि जगह बन जाए और ये सारी ना एक ही जगह पे नजर आए, तो इसलिए मैंने उसको ना थोड़ा छोटा कर दिया। तीनों केस आपके सामने होंगे ना, तो आपको समझ आएगी कि असल में हम करना क्या रहेगा। अच्छा जी, हमारे पास वही हमारा सेट फॉर्मेट, डेट, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, हमारा एसेट आ गया, रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया, और हमारे पास क्या आ गया जी, पीएनएल। रिवैल्यूएशन में ये सब कुछ याद होगा आपको, रिवैल्यूएशन अभी ताज़ा ताज़ा की है। ठीक है। उसका लास्ट लेक्चर मुझे पता रहता है आपका, तो वो लास्ट लेक्चर मैं उसी फ्री टाइम में लाजमी आपको रिकॉर्ड कर दूंगा। ये याद है ना आपको सारी वर्किंग्स? जी सर। अच्छा जी, हमने खरीदा 1 जनवरी 2010 को, हमने एसेट को खरीदा है। उस दिन एसेट की कॉस्ट हमारी किताबों में नजर आ रही है 500 की। अब हमने इसको उठा के लेके आना है रीवैल्यूएशन वाले दिन, क्योंकि रीवैल्यूएशन वाले दिन हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन वाले दिन की कैरिंग अमाउंट और रीवैल्यूएशन वाले दिन की रीवैल्यूड अमाउंट को आपस में कंपेयर करते हैं। डेट ऑफ रीवैल्यूएशन की कैरिंग अमाउंट और डेट ऑफ रीवैल्यूएशन की रीवैल्यूड अमाउंट को आपस में कंपेयर करते हैं ना, जिस दिन वो रीवैल्यू हुआ होता है। तो हम इसको उठा के लेके आएंगे 31 दिसंबर 2005 पे। बीच में कोई मसला परेशानी कुछ भी नहीं हुआ हुआ, तो हम इकट्ठा स्ट्रेट लाइन मेथड का हम यूज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, 31 दिसंबर 2015 पे अगर इसको उठा के लाना है तो कितने साल गुजर जाएंगे। 31 दिसंबर 2015 पे लाना है, तो हम इसको भाई को ना यहाँ 14 तक ले आते हैं जरा, इकट्ठी डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं ना हम। इसमें से माइनस कर दो इसकी डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और वो कैसे निकलेगी, कॉस्ट 500 माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ है 8 साल। ये तो होगी 1 साल की डेप्रिसिएशन। 31 दिसंबर 2014 तक कितने साल गुजर गए? 4 साल। 5 साल, उंगलियों पे गिना करो। तो हमारे पास उसकी डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 313। ये कैलकुलेट करके देख लेना, मेरे पास कैलकुलेटेड फिगर मौजूद है। तो ये जी वो कैरिंग अमाउंट हमारे पास जिस, तो ये हमने इसमें से माइनस किया, ये आ गई वो कैरिंग अमाउंट 31 दिसंबर 2014 के एंड पे। ठीक है। रिवैल्यूएशन की डेट है हमारी 1 जनवरी 2015, इसलिए हमने 31 दिसंबर 2014 तक ब्रेक लगा ली थी। अब 1 जनवरी 2015 के ऊपर हमारा जो एसिड रीवैल्यू है, तो हम क्या करते थे, 1 जनवरी जिस दिन एसिड रीवैल्यू है उस दिन एक लाइन छोड़ के 2 बार डेट लिख लो। 1 जनवरी 15 हम यहाँ लिख देते थे रीवैल्यूड अमाउंट, कि हमारी रीवैल्यूड अमाउंट कितनी दी गई है थी किताबों के अंदर, 800 रुपये। ये नजर आ रही है? जी।
तो हमने यहाँ लिख दिया कि हमारा एसेट 800 से 800 पे चला गया। तो हमारी किताबों में एसेट नजर आ रहा है 187 का और चला गया 800 पे। तो कितना रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया हमारे पास? 613 का। 613 का हमारा क्या आ गया रिवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंसिंग फिगर। तो इस बैलेंस यहाँ पे अब रिवैल्यूएशन सरप्लस नजर आने लगे किताबों में 613 रुपए का। ये वो सारी बातें हैं जो हमने रिवैल्यूएशन के अंदर पहले पढ़ी हुई है। अब देखो हमारे एसेट जो है ना, हमारे एसेट की बुक वैल्यू चेंज हो गई है। अब हमारा एसेट किताबों में, बुक वैल्यू का मतलब किताबों में कितने का नजर आ रहा है? अब हमारा एसेट किताबों में 800 का नजर आ रहा है। ऐसे ही है ना। रीवैल्यूएशन के बाद जो हमारी बुक वैल्यू क्या बन जाती है? लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट। अब इसके बाद क्या आएगा जी? 31 दिसंबर 2015। क्योंकि हमने क्या करना है, हमने तो इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाना है। और इम्पेयरमेंट भाई किस दिन हुई है? इम्पेयरमेंट हुई है 31 दिसंबर 2015 पे। तो हमने 31 दिसंबर 2015 की कैरिंग अमाउंट और 31 दिसंबर 2015 की रिकवरेबल अमाउंट को आपस में कंपेयर करना है। ठीक है। अब 31 दिसंबर 2015 की हम क्या निकालेंगे जी? कैरिंग अमाउंट। और कैरिंग अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले 15 की डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। अब याद रखना, जब आपकी इम्पेयरमेंट होती है ना, इम्पेयरमेंट भी एक तरह का चेंज इन एस्टीमेट है। आपके आपके अंदाजे के अंदर चेंज आ गया। तो जी जैसे जैसे चेंज इन एस्टीमेट में आप डेप्रिसिएशन निकालते थे ना, अब हालांकि है तो स्ट्रेट लाइन मेथड, डेप्रिसिएशन निकलनी चाहिए या तो कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू को माइनस करके बुक उसके यूजफुल लाइफ पे तकसीम कर दो, तब भी हमारे पास डेप्रिसिएशन आनी चाहिए, या बुक वैल्यू को रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के ऊपर तकसीम कर दो, तब भी हमारे पास डेप्रिसिएशन आनी चाहिए। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे इम्पेयरमेंट हुई है, इम्पेयरमेंट की वजह से चेंज इन एस्टीमेट आ गया। ये बातें भी अगर आपको ना याद रहे ना, तो मैंने एक सिंपल बात आपको याद करवाई थी कि आपने जब भी अगले साल की डेप्रिसिएशन निकालनी हो ना, तो ये देखना कि आपके पास क्या अमाउंट पड़ी है। आपके पास पड़ा 800। इस 800 को ना आपने इसकी जिंदगी खत्म होने, जब इसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी ना, तब ये 800 खत्म हो जाए बस। इसको हमने जब खरीदा था तब इसकी जिंदगी थी 8 साल, और हमने इसको खरीदा था 1 जनवरी 2010 के ऊपर। 1 जनवरी 2010 के ऊपर रीवैल्यूएशन वाले दिन खड़े होके आपने यहाँ पे रीवैल्यूएशन वाले दिन खड़े होके आपने इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ निकाला करनी है। आपने कहना है कि मैंने इस 800 को खत्म करना है, इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ निकालनी है रिवैल्यूएशन के दिन। या मैं आपको फार्मूला लिख के दे देता हूँ, ये लो। अगर रीवैल्यूएशन हो ना, रीवैल्यूएशन के बाद जो डेप्रिसिएशन निकलती है वो ऐसे निकलती है। लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट में से रेजिडुअल वैल्यू को माइनस करके रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एट डेट ऑफ रीवैल्यूएशन, ये डेप्रिसिएशन का फार्मूला होता है। ठीक है। रीवैल्यूएशन वाले दिन खड़े होकर हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है। तो हमने क्या कहा कि ये 800 है, इस 800 को हमने पकड़ा, लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट माइनस रेजिडुअल वैल्यू माइनस 0, और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ किस दिन निकालनी है? डेट ऑफ रीवैल्यूएशन पे खड़े होके। रीवैल्यूएशन के ऊपर खड़े होके देखो कितने साल रह गए इसकी जिंदगी के। 10 में हमने इसको खरीदा था, 10 इस्तेमाल हो गया, 11 12 13 14। 4 ठीक है। 5 साल गुजर गए और कितने साल रह गए इसकी जिंदगी के? 3 साल। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है? 3 साल। अगर आपने यहाँ पे खड़े होकर डेप्रिसिएशन निकाली ना, तो आप कहोगे कि 2 साल रह गए हैं, लेकिन आपने हमेशा जब भी रीवैल्यूएशन हो तो रीवैल्यूएशन वाले दिन, लेटेस्ट रीवैल्यूएशन वाले दिन खड़े होकर यूजफुल लाइफ निकालनी है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। तो 3 साल रहेगी इसकी। ये तो हो गया हशर। और साथ साथ हम जो काम उसके साथ करते थे वही काम हम रिवैल्यूएशन सरप्लस के साथ करते हैं। इसको भी हम डिवाइड कर देंगे 3 से। जैसे जैसे ये एसेट खत्म हो जाए किताबों से, वैसे वैसे हमारे पास ये भी खत्म हो जाए। तो डेप्रिसिएशन जी हमारे पास आई 267, और ये आ गया 204। इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास 31 दिसंबर 2015 की कैरिंग अमाउंट आ गई। और ये रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस आ गया 409। अब 31 दिसंबर 2015 पे खड़े होके भाई हमने क्या करना है? रिकवरेबल अमाउंट को और कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करना है।
तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे एक लाइन छोड़ो दोबारा और लिखो 31 दिसंबर 2015, यहाँ पे लिख दो रिकवरेबल अमाउंट। यहाँ लिखना ना, बस जहन में सोच लेना कि मैंने यहाँ रिकवरेबल अमाउंट लिखा हुआ है और इससे इस एसेट से मैं रिकवर कर सकता हूँ कितना, 450, 31 दिसंबर 2015 के एंड पे 450 रिकवर कर सकता हूँ। डेट ऑफ इंपेयरमेंट वाले दिन की कैरिंग अमाउंट और डेट ऑफ इंपेयरमेंट वाले दिन की रिकवरेबल अमाउंट को आपस में कंपेयर करते हैं, तो हम वही कंपेयर कर रहे हैं। हमने कहा हमारी किताबों में नजर आ रहा है एक एसिड 533 का, और उस एसिड भाई से तो हम सिर्फ और सिर्फ 450 रिकवर कर सकते हैं। तो हमारा जो इंपेयरमेंट का लॉस है वो तो 83 का इंपेयरमेंट का लॉस आया हुआ है। तो हम कहेंगे कि हमारा तो 83 का इंपेयरमेंट का लॉस आया हुआ है। अब ये जो इंपेयरमेंट का लॉस है इस रीवैल्यूएशन सरप्लस को भी खा जाएगा 83। जैसे हमारे पास रीवैल्यूएशन में लॉस आता था ना और वो हमारे सरप्लस खा जाता था। जी सर। रीवैल्यूएशन याद है? मुझे तो लगता है आपको रीवैल्यूएशन नहीं याद। सही आपकी बात बात याद है, चलो फिर अच्छी बात है। इसको उठा के नीचे ले जाते हैं। तो ये मैं आपको ना डेप्रिसिएशन के अभी फार्मूला लिखवा देता हूँ सारे, बस उसको अपने जहन में रख लेना। तो ये समझ आया कि हमारे पास ये आ गई थी। अप्रिसिएशन के सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। सबके तो लिखे हैं मैं, लेकिन ये वाले जो फार्मूलाज है ना ये आपको नहीं लिखे होंगे कहीं पे। 326। अच्छा, अब अगर हमने 31 दिसंबर 2016 की निकालनी हो डेप्रिसिएशन, तो याद रखना जब जैसे रीवैल्यूएशन के बाद डेप्रिसिएशन निकालने का फार्मूला कुछ और हो जाता था ना, इसी तरीके से जब आपने चेंज इन एस्टिमेट जो इंपेयरमेंट होना उसके बाद जो आपने डेप्रिसिएशन निकालनी है वो भी ऐसे निकलेगी कि बुक वैल्यू जो आपके पास है ना उसमें से रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू को माइनस कर देना और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे डिवाइड कर देना। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एट डेट ऑफ इंपेयरमेंट, इंपेयरमेंट वाले दिन खड़े होकर आपने निकालनी है। फार्मूला वही है। अगर तो रिवैल्यूएशन हो रही है तो यहाँ सारी बातें रिवैल्यूएशन की लिख देना। रिवैल्यूएशन वाले दिन यहाँ बुक वैल्यू की जगह आ जाएगा लेटेस्ट रिवैल्यूड अमाउंट, रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू, और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आपने निकालनी है इंपेयरमेंट रिवैल्यूड अमाउंट वाले दिन, रिवैल्यूएशन वाले दिन खड़े होके। अगर तो इंपेयरमेंट हो रही है तो इंपेयरमेंट में डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी? नहीं, कि डेप्रिसिएशन निकलेगी बुक वैल्यू में से रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर दो, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ निकालो, एट डेट ऑफ इंपेयरमेंट के ऊपर खड़े होकर देखो कि कितनी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ रह गई। और अगर चेंज इन एस्टिमेट आ जाए तो बुक वैल्यू ले लो चेंज इन एस्टिमेट वाली, रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू ले लो और उसको डिवाइड कर दो आप रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कब निकालना? जिस दिन चेंज इन एस्टिमेट आया। तो समझ आया कि एक ही फार्मूला है, तीन कॉन्सेप्ट में कैसे यूज होता है वो। जी सर। थोड़ा ऊंचा बोला करो, मुझे आपकी आवाज नहीं आती। तो हमने इस 450 को पकड़ा, हमने कहा इसमें से रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू तो कोई है नहीं, ठीक है, बुक वैल्यू में से माइनस किया रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ निकालनी है हमने डेट ऑफ इंपेयरमेंट पे खड़े होके। डेट ऑफ इंपेयरमेंट है 31 दिसंबर 2015, इस दिन खड़े होके रिमेनिंग यूजफुल लाइफ निकालो कितनी बनती है। एक एसेट 10 में खरीदा, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 साल इस्तेमाल हुआ और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ अब उसकी है जी 2 साल। तो हमारी डेप्रिसिएशन ये तो हमने कर दिया हशर, साथ साथ इस 326 का हमने नशर भी करना है ना। तो इस 326 को मैं लिख लेता हूँ, 326 इसको भी डिवाइड कर देंगे हम 2 से। जो काम डेप्रिसिएशन में किया एज इट इज पकड़ के उसके साथ कर दो। इसकी वजह ना मैं उस वीडियो में बताऊंगा कि भाई हम ये असल में ये करते क्यों। आपने भी 62 लिख दी। तो ये आ जाएगा 225 और ये आ जाएगा 163। तो अब हमने सीख लिया कि अगर चेंज इन एस्टिमेट के बाद चेंज इन सॉरी इम्पेयरमेंट के बाद कैसे हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है और हमने रिवैल्यूएशन के बाद डेप्रिसिएशन कैसे निकालनी है, और रिवैल्यूएशन और इम्पेयरमेंट इकट्ठी आ जाए तो हमने इसका क्या करना है। तो अब ठीक है। हमारे पास कैरिंग अमाउंट नजर आ रही होगी किताबों में 31 दिसंबर 2016 के एंड के ऊपर, अल्लाह आपका भला करे, 225 और 163। अच्छा, अब जो सबसे मेन बात है ना, वो सबसे मेन बात अब है वो है इसकी जनरल एंट्रीज। ये फार्मूलाज मैंने आपके लिए नीचे लिख दिए हैं, इसको नोट कर लेना। ठीक है। अब वो है इनकी जनरल एंट्रीज।
जनरल एंट्रीज को गौर से देखना। जो 10 का साल है ना, ईयर 10, जब हम एसिड खरीद के लाए थे, हम एंट्री करेंगे अपने पास एसिड डेबिट 500 से और कैश क्रेडिट 500 से, ठीक है। इसी तरीके से 11 के साल में, 12 के साल में, 13 के साल में, 14 के साल में, हर साल में एंट्री होती जाएगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये ना करना कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एक एंट्री कर दो, ऐसा कभी भी नहीं होता। जी ये तो सर। हमने अपनी वर्किंग आसान करने के लिए हमने ऐसा कर दिया था, बस हर साल एक एक एंट्री होती रहेगी, 11 के साल में, ईयर 12 के साल में, ईयर 13 के साल में और ईयर 14 के साल में जो है हमारी एंट्री होगी। ये 313 5 साल की डेप्रिसिएशन है ना, तो एक साल की कितनी बनेगी जल्दी से बताना। डिवाइडेड बाय 5 कर देना 313 को। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि ईयर 10 से लेके ईयर 15 तक, 14 तक इस ये एक ही एंट्री होनी है, बार 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 बार, ये एंट्री 5 बार होगी। 313 डिवाइडेड बाय 5 करो जल्दी से। 63। 63 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अच्छा, अब जिस दिन रिवैल्यूएशन होती है उस दिन हम क्या करते हैं, सबसे पहली एंट्री क्या करते हैं, अच्छे बच्चों की तरह बता दो। जिस दिन रिवैल्यूएशन होती है उस दिन सबसे पहली एंट्री क्या होती है, वार्म अप एंट्री होती है उसकी। कौन सी होती है? वार्म अप एंट्री। शाबाश, वार्म अप एंट्री। हाँ, और एक्यूमुलेटेड वो एंट्री क्या होती है? कैसे डेबिट। सही बोला था आपने, दोबारा बोलो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट ठीक है, और क्रेडिट। क्या क्रेडिट होता है? एसिड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसिड क्रेडिट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जितना भी बैलेंस पड़ा है उसको उल्टा दो और एसिड को कम कर दो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 313 का बैलेंस पड़ा हुआ, तो इसको हमने 313 को डेबिट किया और एसिड को 313 से क्रेडिट कर दिया। ये हमने वार्म अप की एंट्री कर ली अपने पास, ठीक है। फिर अगली एंट्री आ जाती है, वो तो हमने उसको देख के करनी होती है ना खुद ब खुद। अगली एंट्री क्या होती है, हमने रिवैल्यूएशन की एंट्री करनी है कि हमारे पास एसिड डेबिट हो रहा है और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या हो रहा है, क्रेडिट। एसिड भी पॉजिटिव है, रिवैल्यूएशन सरप्लस भी पॉजिटिव है। एसिड की नेचर डेबिट और इसकी होती है क्रेडिट, दोनों बढ़ रहे हैं, एसिड डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। एसिड डेबिट 613 से और रिवैल्यूएशन सरप्लस हमारे पास 613 से क्रेडिट। फिर 31 दिसंबर 2014 पे ही और एक एंट्री होनी है, वो क्या, 31 दिसंबर 2014 की सॉरी, ये 31 दिसंबर 2000, ये एंट्री होनी थी 1 जनवरी 2015 पे, क्योंकि रिवैल्यूएशन 1 जनवरी 2015 पे हुई है ना। ये दो एंट्रियां होगी, उसके बाद 31 दिसंबर 2015 पे हमने रिवैल्यूएशन की उसकी डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितने से जी? मैंने आपको शायद याद हो, आपको बताया था, मुझे याद पड़ता है कि मैंने आपको बताया था कि हमने असल में ये जो एंट्रीज करते हैं ना, आप भूल जाओ कि कितनी एंट्रीज करनी है। बस आपने ये जो दो कॉलम है ना, इनकी एंट्रीज करनी होती है। पहले इसकी एंट्री कर दी हमने एसेट खरीदने की, फिर इसकी एंट्री कर दी हमने, बुक वैल्यूज की तो कोई एंट्री नहीं होती, फिर हमने इसकी एंट्री कर दी, इसकी भी एंट्री हो गई, और एक वार्म अप की एंट्री है जो यहाँ नजर नहीं आती वो हमने कर दी। फिर उसके बाद बुक वैल्यूज की तो कोई एंट्री नहीं होती, इस डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है और इसकी एंट्री करनी है। याद है मैंने बताया था ये बात। जी सर। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा हमारे पास 267 से और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगा 267 से, प्लस ट्रांसफर ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू द रिटेन्ड अर्निंग्स। हम उसकी एंट्री क्या करते हैं, ये वाली, कि रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हो जाएगा 204 से। देखो रिवैल्यूएशन सरप्लस नेगेटिव हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट नेचर की चीज जब नेगेटिव हो रही है तो वो डेबिट होगी, और हमारे पास एसिड क्या होगा, एसिड भी माइनस हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग क्या हो जाएगा, क्रेडिट 204 से। अच्छा, अब हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, कैरिंग अमाउंट की कोई एंट्रीज नहीं होती। अब आगे हमारे पास इंपेयरमेंट लॉस भाई। अब इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री देखना है यहाँ पे, 30 दिसंबर 2000
15 के एंड पे ही एसिड क्या हो रहा है हमारा लॉस में जा जी? कम हो रहा है। हाँ, एसिड का काम होना क्या होता है? क्रेडिट डेबिट कुछ तो होता होगा। क्रेडिट और ये क्या हो रहा है हमारे पास? रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या हो रहा है? क्रेडिट क्या हो रहा है? और डेबिट। हाँ, शाबाश। तो यहाँ पे इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री क्या बन जाएगी? रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट। और आप एसिड को क्रेडिट कर दो, बिल्कुल ठीक एंट्री है। या आप एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस को क्रेडिट कर दो, बिल्कुल ठीक एंट्री है। ठीक है सर, ठीक है। आपने तो एंट्री सिखाई थी कि इंपेयरमेंट लॉस एक्सपेंस डेबिट होता है, इंपेयरमेंट लॉस एक्सपेंस पीएनएल के अंदर डेबिट होता है। आपने तो ये एंट्री सिखाई थी, इंपेयरमेंट लॉस एक्सपेंस डेबिट हो पीएनएल के अंदर, और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट होता है। तो सर वो एंट्री तो हुई नहीं यहाँ पे। तो मैंने ये बताया था, ये सीन बताया था, ये तब होगा जब हमारा एसिड क्या हुआ होगा, रीवैल्यू नहीं होगा। तो जब हमारा एसिड रीवैल्यू होगा और पहले से कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस नजर आ रहा है, तो वो इंपेयरमेंट लॉस पहले इस रीवैल्यूएशन सरप्लस के बैलेंस को खाएगा। ठीक ठीक है, है। तो वो पूछ सकता है आपसे, वो पता क्या पूछेगा सवालों के अंदर? वो आपको कहेगा कि एक एसिड ऐसा जो पहले से ही रीवैल्यू हुआ हुआ है, उसका रीवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर इतना बैलेंस आ रहा है, और वो फिर उसकी रिकवरेबल अमाउंट को देगा, और आपको दो ऑप्शन लिख के देगा कि आप इंपेयरमेंट लॉस पीएनएल के अंदर करोगे डेबिट इतने से, 83 से, या फिर आप रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट करोगे 83 से। तो आपने याद रखना है कि पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस का अगर कोई बैलेंस पड़ा है, तो जैसे रिवैल्यूएशन के अंदर पहले अगर कोई बैलेंस पड़ा था तो लॉस उसको खाता था, फिर पीएनएल में जाता था। जी। अगली एग्जांपल में ना आपको क्लियर हो जाएगी बात। ये यहाँ तक आपको समझ आ गया तो बस ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके बाद जो है ना अगली एग्जांपल पे आता हूँ, वो ये कि अगर हमारी रिकवरेबल अमाउंट हो 50 और हमारी रिकवरेबल अमाउंट हो 550, यहाँ पे आ जाता है केस 2। ठीक है, इसी तरीके से मैंने लिखा रिकवरेबल अमाउंट हमारी आ रही है 50। अच्छा, मैं इस आपके लिए आसानी करता हूँ इसको ना। पूरे सवाल को उठा लेते हैं। ये मैंने पूरा सवाल आपके लिए उठा लिया केस 2 समझाने के। अब आने लगा है हमारे पास केस नंबर 2। केस नंबर 2 में ये सब कुछ गायब करो। ये 450 रिकवरेबल अमाउंट नहीं, अब हमारी रिकवरेबल अमाउंट है 50 रुपए। बाकी सब कुछ तो वैसे ही होगा ना, वर्किंग चर्किंग हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग। हमारी रिकवरेबल अमाउंट जो अब आ रही है ना 31 दिसंबर 2015 के एंड पे, वो आ रही है 50 रुपए। तो अब हमारा एसिड किताबों में नजर आ रहा है 533 का, और हम उससे रिकवर कर सकते हैं 50 रुपए। तो सर हमारे पास तो बहुत बहुत बड़ा लॉस आ रहा है, और वो बहुत बड़ा लॉस कितना है? 483 का हमारे पास लॉस आ गया। जी सर। ये आ गया इंपेयरमेंट लॉस। अब समझना, आप बहुत अच्छे तरीके से समझना, इस इंपेयरमेंट लॉस ने इस रिवैल्यूएशन सरप्लस को सबसे पहले खाया। इसको कितना खा सकता था? वो मैक्सिमम उसको 409 रुपए पड़े हैं उसके अंदर, मैक्सिमम उसको 409 को खा सकता था। ऐसे ही है, जी। अभी भी उसका पेट नहीं भरा, इस लॉस का पेट अभी भी नहीं भरा, और अभी भी लॉस 74 का लॉस बच गया, वो लॉस पीएनएल में चला गया। ठीक है। अब बात समझ आई? इधर रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस हो गया 0। समझ आई आपको बात? जी सर। आगे। ठीक है, अब सिर्फ इसकी अगर मैं एंट्री आपको करूं, बाकी सारी एंट्रीज बिल्कुल सेम होंगी। अगर मैं इसकी एंट्री करूं तो आपने सिर्फ यहां से देखना है कि देखो इसको भी नेगेटिव में आ गया, कि हमारा रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या हो रहा है? डेबिट 409 से। हमारा पीएनएल क्या हो रहा है? पीएनएल अगर नेगेटिव, पीएनएल में नेगेटिव चीज जाती है एक्सपेंस, पीएनएल हो रहा है डेबिट।
74 से। आपने एसिड क्रेडिट करना है तो बहुत अच्छी बात है, एसिड क्रेडिट कर दो, कोई मसले वाली बात नहीं। लेकिन अगर आपने इंपेयरमेंट, अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस को क्रेडिट करना है तो ऐसे कर दो। ठीक है। कितने से लॉस आया हमारे पास? 483 से। तो ये एंट्री है हमारे पास जी। अगर केस 2 एंट्री समझ आई कि अगर पहले से कोई लॉस पड़ा हुआ है तो भाई वो उसको उतना खाएगा जितना खा सकता है। कितना खा सकता है? 409 तक ही मैक्सिमम खा सकता है ना। और बाकी अगर फिर भी कोई लॉस बच जाए तो वो यहाँ चला जाएगा। पहले केस में थोड़ा सा लॉस था तो थोड़ा सा इसको खाया था, बाकी पीएनएल में कुछ गया ही नहीं। तो एंट्री भी हमने उसके अकॉर्डिंगली कर ली। एंट्री के लिए आपने हमेशा याद रखना, आपने सिर्फ ये फॉलो करना है चीजों को। मैंने इसको फॉलो किया, देखो कैरिंग अमाउंट की एंट्री कोई नहीं होती। ये और ये इसकी एंट्री कर दी मैंने। एसिड हो रहा है क्रेडिट, ऊपर देखो एसिड, और नीचे हो रहा है माइनस। एसिड हो रहा है क्रेडिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस नेगेटिव है, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, और पीएनएल हो रहा है डेबिट। पीएनएल नेगेटिव होता है खर्चों से और पीएनएल पॉजिटिव होता है इनकम से। जी। कोई सवाल? सर। नहीं सर, कोई सवाल नहीं। लास्ट केस बहुत आसान सा केस है। ये वही एग्जांपल हम कंटिन्यू कर रहे हैं बार बार। ये आपने बस एक ही कर लिया, करनी है। ये लास्ट एग्जांपल है। नहीं है, इसके बाद दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। इस कॉन्सेप्ट की लास्ट एग्जांपल है। नींद आ रही है? जी। चलो अच्छा, ये कॉन्सेप्ट पढ़ लो, उसके बाद एक छोटी सी चीज बता के ना एक कॉन्सेप्ट सुबह कर लेंगे। इसके बाद बिल्कुल छोटी सी चीज बताऊंगा, मामूली सी। ठीक है सर। ठीक है। जी। ये जी हम इम्पेयरमेंट, हमने अभी तक दो बंदों की देख लिया है कि इम्पेयरमेंट, जिस ऐसे एसिड की इम्पेयरमेंट देखी है। इम्पेयरमेंट ऑफ सिंपल एसिड हमने देख लिया, और हमने रीवैल्यूड एसिड की भी इम्पेयरमेंट देख लिया। ये रीवैल्यूड एसिड की इम्पेयरमेंट देख रहे थे हम। अच्छा, तीसरे नंबर पे जो है ना, ये बनती है 550। केस 3 में देख लेना, रिकवरेबल अमाउंट 550 दी हुई है, तो वहां से आपको पता लग जाएगा। अब सर हम क्या करेंगे, 31 दिसंबर 2015 के ऊपर हमारी रिकवरेबल अमाउंट है 550 और हमारी कैरिंग अमाउंट है 533। किताबों में चीज नजर आ रही है 533 की, और हम उसे रिकवर कर सकते हैं 550 रुपए। बहुत अच्छी बात है, अगर हम उसे 550 रिकवर कर सकते हैं तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे कोई लॉस नहीं आएगा भाई, कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, किताबों में 533 को ही नजर आने दो, कोई मसला नहीं। कोई गेन नहीं बुक कर लेना। ऐसे ही होता था ना, जब रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा होती थी तो हम ये नहीं करते थे कि कोई गेन बुक कर लेते थे। तो सर यहाँ एंट्री क्या होगी? यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी। क्योंकि हम फ्यूचर के प्रॉफिट्स को पहले नहीं लिख सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, ठीक है। फ्यूचर के लॉस को हम बुक कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी हमारी, बस। तो अब हमने इम्पेयरमेंट पढ़ ली सिंपल एसेट्स की भी, ठीक है, और रीवैल्यूड एसेट की भी। हमने डेप्रिसिएशन को देख लिया कि डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी इम्पेयरमेंट के बाद। ठीक है। अब एक छोटी सी चीज याद रखो, मैं ये बताने लगा हूँ, इसको ना जरा ध्यान से सुनना। जरा नींद का झोंका 10 मिनट के लिए कंट्रोल कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जी सर। जब ऊपर से बात शुरू करता हूँ, रिकवरेबल अमाउंट थी 450, कैरिंग अमाउंट थी 533। जिस दिन इम्पेयरमेंट हुई है ना, और इम्पेयरमेंट टेस्ट हमने लगाया है, और इम्पेयरमेंट हमारी सही है, मतलब इम्पेयर हो गया हमारा एसिड। जिस दिन एसिड इम्पेयर हो जाता है ना, मोटा मोटा क्यों नहीं लिख रहा, जिस दिन हमारा एसिड इम्पेयर हो जाता है ना, उस दिन हमारी रिकवरेबल अमाउंट ही हमारी बुक वैल्यू बन जाती है। देखो 533 का किताबों में नजर आ रहा था एसिड, हमने उसको धक्के मार मार के नीचे लेके आए, 83 से कम किया, अब हमारा एसिड किताबों में 450 का नजर आ रहा है, और ये 450 ही हमारी रिकवरेबल अमाउंट है। तो जी। जिस दिन इम्पेयरमेंट हो और इम्पेयरमेंट टेस्ट हम लगाएं और एसिड हमारा इम्पेयर हो जाए, तो उस दिन हमारी रिकवरेबल अमाउंट क्या बन जाती है? कैरिंग अमाउंट। ठीक है।
अब अगले सवाल के अंदर आओ, अगली एग्जांपल के अंदर। सर जिस तरह हम लोग रिवैल्यूएशन के टाइम पे वार्म अप एंट्री करते हैं, उस टाइम इम्पेयरमेंट की तो कोई नहीं ना होती। नहीं नहीं, वो इम्पेयरमेंट की जो एक एंट्री मैंने आपको बता दी है ना, सिर्फ इम्पेयरमेंट की वो एंट्री होती है बस, और कोई एंट्री नहीं होती। ये रिवैल्यूएशन के केस में जो एंट्री बता दी है, ये बस आपने इस लाइन को देखना क्या हो रहा है इस लाइन के साथ, बेचारी के साथ। अच्छा, अब मैंने बताया जिस दिन हमारी जिस दिन हमारी इम्पेयरमेंट हो, और उस दिन अगर इम्पेयरमेंट टेस्ट हम लगाएं और हमारी जो रिकवरेबल अमाउंट है वो कम हो और कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो, यानी इम्पेयरमेंट हो जाए एसेट की, एसेट इम्पेयर हो जाए, तो हमारी जो रिकवरेबल अमाउंट है वो हमारी बुक वैल्यू बन जाती है। जी। हमने यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट देखी 31 दिसंबर 2015 के एंड पे आ रही थी 50, और हमारे एसिड की किताबों में वैल्यू आ रही है 533। हमने इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाया और एसिड हमारा इम्पेयर हो गया, तो जो रिकवरेबल अमाउंट थी अब वो बुक वैल्यू बनी पड़ी है। अब 31 दिसंबर 2016 की जो डेप्रिसिएशन निकलनी है वो आपने मुझे निकाल के देनी है दोनों केसेस के अंदर। ये आपका होमवर्क है। ठीक है सर। केस 2 में और केस 3 में 31 दिसंबर 2016 की कितनी डेप्रिसिएशन आएगी, ये आपने मुझे निकाल के देनी है। अच्छा, अब हम छोटे से कॉन्सेप्ट को देखते हैं और उसके बाद हम खत्म करते हैं आज का लेक्चर। अभी तक ना हम ये देखते आए हैं कि भाई हमारे पास एक एसिड होगा, और वह एसिड किताबों में नजर आ रहा होगा 100 का, और हम उसको रिकवर कर सकते हैं मैक्सिमम उससे 80 रुपए। और उस एक एसिड को हम कहेंगे कि ये इम्पेयर हो गया 20 रुपए से, तो हमारे पास इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा। सर एक कंपनी के पास 5,000 10,000 एसिड्स होते हैं, 300 400 गाड़ियां होती हैं। अगर उन्होंने इम्पेयरमेंट चेक करने के लिए बैठेंगे तो बस फिर पूरी जिंदगी वो इम्पेयरमेंट ही चेक करते रहेंगे कि कौन सा एसिड इम्पेयर हुआ है, कौन सा एसिड नहीं हुआ है। ठीक है, अगर मशीनें लगी हुई है कंपनी के पास तो पता नहीं कितनी मशीनें होंगी, फिर उसके बाद कितने व्हीकल्स होंगे उनके पास, कितनी लैंड बिल्डिंग होंगी। ठीक है, लैंड बिल्डिंग तो खैर इम्पेयर नहीं होती, हमारी प्लांट मशीनरी इम्पेयर हो जाएगी। तो अगर हमने ये देख लिया कि भाई यहाँ तो मसला आ गया कि एसिड कितने ज्यादा हमारे पास, काफी 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 सारे एसिड पड़े हैं। ये ऐसा हो सकता है कि पूरी व्हीकल्स है ना, जो व्हीकल्स जितनी भी गाड़ियां पड़ी हैं वो तकरीबन 100 गाड़ियां, उन 100 में से 20 ऐसी हों जो इम्पेयर नहीं हुई। हमने जो चेक की वो बीस की 20 इम्पेयर नहीं थी, लेकिन बाकी 80 इम्पेयर थी। तो हम क्या करेंगे कि अकेले अकेले को बैठ के देखेंगे। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इसको समझें कि ये एक कैश जनरेटिंग यूनिट है। ठीक है, हमारा इसे में पैसे आते हैं। हम पूरी कैटेगरी को एज ए होल पकड़ लें कि सारी व्हीकल्स जो है ना, सारी व्हीकल्स हमारे पास 100 व्हीकल्स हैं, 100 बसें हैं, उन 100 बसों की रिकवरेबल अमाउंट इतनी है, मिसाल के तौर पे 1000। उन 100 बसों की जो कैरिंग अमाउंट है वो इतनी है, फॉर एग्जाम्पल आ रही है 1500। तो ये 100 बसें जो है ना 500 से इम्पेयर होगी। तो हमने ये पूरी सेट ऑफ क्लास के ऊपर इम्पेयरमेंट लगा दी। ये कंसेप्ट समझ आता है छोटा सा? जी सर। सो गए हो? नहीं सर, आ रहा है समझ। अच्छा जी, चलो इसके बाद मैंने आपसे वैसे एक बात पूछनी है, जाना ना जरा। वो कह रहा है व्हेन इंडिविजुअल एसिड कैन नॉट बी टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट सेपरेटली, हम उसको अलग से चेक ना कर सकते हो। IS 30 सेज दैट द होल CGU कैश जनरेटिंग यूनिट, पूरे का पूरा कैश जनरेटिंग यूनिट को आप टेस्ट कर लो। अब कैश जनरेटिंग यूनिट क्या होता है उसके ऊपर जाके पढ़ लेते हैं हम। इट इंश्योर दैट एसिड आर नॉट ओवरस्टेटेड। तो भाई अभी मकसद यही है कि वो पूरी एसिड की जो क्लास है ना वो इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट कर लो। अगर हमें लग रहा है ना ये एक एसिड इम्पेयर नहीं हुआ, तो आप पूरी क्लास को टेस्ट कर लो। ठीक है। इससे इससे सिर्फ ये अश्योर कर रहे हैं हम, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है कि हमारे जो एसिड है ना वो उनकी कैरिंग अमाउंट बड़ी भी ना हो, यानी हमारे एसिड जो है वो ओवर स्टेटेड ना हो, ठीक है। औकात से बाहर ना हो। आम जुबान में बोले तो बहुत आसान सी बात में याद रखना है, तो कैरिंग अमाउंट से ज्यादा ना हो। अच्छा, इम्पेयरमेंट इज चेक्ड बाय कंपेयरिंग द कैरिंग अमाउंट। तो इम्पेयरमेंट तो कभी भी नहीं चेंज होगी, वही फार्मूला कि कंपेयर, हमने किस चीज को कंपेयर करना है, कैरिंग अमाउंट ऑफ द कैश जनरेटिंग यूनिट और उसकी रिकवरेबल अमाउंट को। तो सर ये तो वही तरीका है,
बिल्कुल। अब आपने पूरी पूरी क्लास को पकड़ लिया, पूरी क्लास की कैरिंग अमाउंट ले लेनी है, पूरी क्लास की रिकवरेबल अमाउंट ले लेनी है, दोनों को कंपेयर करना है कि पूरी क्लास इंपेयरमेंट हुई है उसकी कि नहीं हुई। अच्छा, अब यहाँ पे उसने सिंपल लिख के बताया हुआ है इंपेयरमेंट टेस्ट कैसे आएगा। एक तो ये ना थोड़े से ये वही इंपेयरमेंट लॉस अगर हमें चेक करना है तो हम कैरिंग अमाउंट ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट में से माइनस कर देंगे रिकवरेबल अमाउंट को, तो हमारे पास पता लग जाएगा कि इंपेयरमेंट लॉस है या इंपेयरमेंट लॉस नहीं है। और रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकलेगी, वही सारा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज कैसे निकलेगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। अब वो कह रहा है जी आपके पास कैश जनरेटिंग यूनिट की मिसाल क्या है, कौन कौन से आपके कैश जनरेटिंग यूनिट्स होते हैं। तो ये आपके कैश जनरेटिंग यूनिट वगैरह, एक होटल की चेन है, मतलब काफी सारे होटल्स के मालिक हैं वो, उनके पास बिल्डिंग भी है, स्विमिंग पूल्स भी है, फर्नीचर भी है, स्टाफ भी है। दीज आइटम टुगेदर जनरेट कैश नॉट इंडिविजुअली। ये अलग अकेले अकेले ना कैश जनरेट, वो सॉरी अकेले अकेले कैश नहीं जनरेट करते, इनको अगर हम इकट्ठे मिला दें तो ये कैश जनरेटिंग यूनिट बना देंगे। मतलब कि बिल्डिंग, स्विमिंग पूल, फर्नीचर, स्टाफ, ये एक पूरा होटल रिजॉर्ट है ना, जो एक कंपनी है उसके पास पूरे के पूरे 100 होटल हैं। उन 100 होटल में से अगर हम फर्नीचर को टेस्ट करने बैठे तो 100 होटलों के 100 फर्नीचर को बारी बारी पागलों की तरह करते रहेंगे। वो कह रहे हैं आप पूरे कैश जनरेटिंग यूनिट को टेस्ट कर लो कि वो इंपेयर हुआ कि नहीं हुआ। मतलब इस 100 होटल में से एक होटल को पकड़ो, वो पूरे का पूरा होटल कैश जनरेटिंग यूनिट है। मतलब इसकी कोई भी चीज है ना, इसका स्टाफ अकेले पैसे नहीं कमा के देता, इसका फर्नीचर अकेले पड़ा रहे तो पैसे थोड़ी कमा के देगा, इसका स्विमिंग पूल ऐसे अकेला पड़ा रहे तो पैसे तो नहीं कमा के देगा। हाँ, इन सबको मिला दो तो एक होटल बन जाएगा और वो होटल आपको पैसे कमा के देगा। तो इस सबको मिला के जो चीज बनती है उसको कहते हैं हमारा ये कैश जनरेटिंग यूनिट है। तो अब ये समझ लो कि होटल चेन है और उसके पास एक रिजॉर्ट है, और रिजॉर्ट की किस चीज को कहते हैं, जिसके बिल्डिंग, स्विमिंग पूल, फर्नीचर, स्टाफ है। अगर हम इनको इकट्ठे मिला दें तो एक कैश जनरेटिंग यूनिट बन जाएगा। इंडिविजुअली ये कुछ भी नहीं कर सकते। तो रिजॉर्ट है ना जो हमारा, वो ट्रीट करेंगे हम उसको कैश जनरेटिंग यूनिट के तौर पर, और उसके ऊपर हम टेस्ट लगा लेंगे सिंपल। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि हमारा जो कैश जनरेटिंग यूनिट होता है ना, उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर, वो सारे इंडिविजुअली कैश नहीं जनरेट करके देते, लेकिन अगर हम उनको इकट्ठे मिला दें तो वो एक कैश जनरेटिंग यूनिट बन जाते हैं। तो कैश जनरेटिंग यूनिट एक स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट जनरेशन इंडिपेंडेंट कैश फ्लो हमसे मिलते हैं उससे। और इंपेयरमेंट में हम यूज करते हैं कैश फ्लो नॉट प्रॉफिट और रेवेन्यू। हमने प्रॉफिट और रेवेन्यू की बेस के ऊपर नहीं, ये कल कर लेंगे बाद इसके ऊपर। इंपेयरमेंट लॉस एलोकेटेड टू फर्स्ट गुडविल, ये भी आप इसको स्टार कर लो। ये हम गुडविल वाला जो कॉन्सेप्ट है ना जितने भी, वो सारे वहां जाके देखेंगे कंसोलिडेशन में, तो कल से हम वो देख ही रहे होंगे। तो ये सीजीयू आएगी, सीजीयू की डेफिनेशन दी हुई है, कैश जनरेटिंग यूनिट स्टैंड फॉर सीजीयू इस पे। और कैश जनरेटिंग यूनिट इज द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ एसेट है दैट जनरेट कैश इनफ्लो, इससे कैश इनफ्लोज आता है, लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ द कैश इनफ्लोज फ्रॉम द अदर एसेट ऑफ द ग्रुप एसेट। कि बाकी जो ग्रुप है ना उसके जितने भी एसेट्स हैं वो उससे इंडिपेंडेंट है, और अगर इनको इकट्ठे करके मिला दो तो उससे कैश हमारे पास जनरेट होता है। तो इसकी मिसाल आपने सिर्फ रिजॉर्ट याद रख लेनी है जिसके अंदर बिल्डिंग आ रही है, स्विमिंग पूल, फर्नीचर और स्टाफ है, वो सारे कंबाइन करके एक होटल बन जाता है, रिजॉर्ट बन जाता है, और उससे हम पैसे कमा लेते हैं। तो कोई सवाल है तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं लेक्चर को एंड कर दूं। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। बस कर दूं। जी।